2 अगस्त 2026 आसाम एक बार फिर पानी के नीचे है। गांव डूब गए और सड़कें गायब हो गई। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ कुछ ही घंटों में बहती हुई देखी। और सबसे दुख की बात, ये पहली बार नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के हिसाब से आसाम फ्लड में 82 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस फ्लड से अफेक्ट हुए हैं। कई परिवार रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं और हजारों एकड़ की खेती बर्बाद हो चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आसाम में फ्लड आया। असली सवाल ये है कि हर साल आखिर आसाम ही क्यों डूबता है। और हर साल न्यूज चैनल सिर्फ इसी तरह की तस्वीरें दिखाते हैं। रेस्क्यू बोट्स, हेलीकॉप्टर, एनडीआरएफ टीम, आर्मी। और हर साल हम कहते हैं कि इस बार बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगले साल वही कहानी फिर से शुरू हो जाती है। इस बार भी रेस्क्यू टीम दिन रात काम कर रही है। स्टेट एजेंसीज, एनडीआरएफ और लोकल वर्कर्स ने हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाना स्टार्ट भी कर दिया है और गवर्नमेंट भी कंपेंसेशन की प्रोसेस में लग गई है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर है, तो ये पिक्चर उससे कई ज्यादा बड़ी है। तो आप इन पिछले 5 सालों पे नजर डालो। देखो हर साल आसाम फ्लड ने कितने लोगों की जान ली है। कभी ये नंबर कम रहा तो कभी बहुत ज्यादा, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, फ्लड हर साल वापस आता रहा और आज भी आता है। और इसी वजह से आसाम के लोगों के लिए बारिश सिर्फ एक मानसून का सीजन नहीं है, उनके लिए ये डर का मौसम बन चुका है। जरा सोच के देखो, इस वक्त देश के कई हिस्सों में लोग बारिश का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी वक्त आसाम के हजारों परिवार दुआ करते हैं बस इस साल ब्रह्मपुत्र ना भरे। लेकिन हर साल नदी भरती है, गाँव डूबते हैं और फिर से शुरू होती है रेस्क्यू ऑपरेशन की रेस। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हेवी रेनफॉल की वजह से होता है या इसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी हुई है? एक ऐसी कहानी जो आसाम को हर साल इंडिया के फ्लड प्रोन स्टेट में बना देती है। चलिए समझते हैं आसाम हर साल डूबता क्यों है। अगर आप सोच रहे हैं कि आसाम फ्लड सिर्फ हेवी रेनफॉल की वजह से होता है, तो जवाब है नहीं। आसाम फ्लड की स्टोरी सिर्फ आसमान के गिरने वाले पानी से नहीं है, बल्कि जमीन, नदी और इंसानों के फैसलों की भी कहानी है। सबसे पहला रीजन ब्रह्मपुत्र रिवर। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सेडिमेंट लेकर चलने वाली नदियों में से एक है। इसका जन्म तिब्बत में होता है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में प्रवेश करती है और हिमालय से आते वक्त ये अपने साथ बहुत मात्रा में पत्थर, मिट्टी और सिल्ट लेकर आती है। और जब ये तेज रफ्तार से नदी आसाम की रिलेटिवली फ्लैट प्लेन्स में पहुंचती है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और वही सिल्ट नदी के ताल में जमा होने लगती है और धीरे धीरे रिवर बेड ऊपर उठ जाता है और नदी की पानी ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और नतीजा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बारिश भी ब्रह्मपुत्र को किनारा तोड़ने पे मजबूर कर देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आसाम सिर्फ ब्रह्मपुत्र पर डिपेंड नहीं करता, इसमें 50 से ज्यादा मेजर ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है। और मानसून के दौरान जब इन सब नदियों में एक साथ पानी बढ़ता है, तो ब्रह्मपुत्र पर प्रेशर कई ज्यादा बढ़ जाता है और फ्लड का स्केल और भी बड़ा हो जाता है। अब तीसरा रीजन, क्लाइमेट चेंज। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स पहले के मुकाबले ज्यादा फ्रीक्वेंटली, ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश। और इस साल भी अपर आसाम में पहले से कई गुना ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड हुई, जिसने रिवर को बहुत तेजी से भर दिया। और चौथा रीजन, डिफॉरेस्टेशन और इंक्रोचमेंट। जंगल्स कम होते गए, वेटलैंड सिकुड़ते गए, फ्लड प्लेन्स पर कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया। जो जमीन पहले एक्स्ट्रा पानी सोख कर लेती थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और अब वही पानी सीधा गाँव और शहरों की तरफ बढ़ता है। इसीलिए आसाम में फ्लड सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल चैलेंज भी है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात ये है, एक्सपर्ट्स को ये रीजन काफी हद तक पता भी है, फिर भी हर साल वही तस्वीरें, वही रेस्क्यू बोट्स, वही रिलीफ कैंप्स और वही सवाल। अगर प्रॉब्लम पता है तो परमानेंट सोल्यूशन अब तक क्यों नहीं मिला? हर साल फ्लड के बाद गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज अनाउंस करती है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, हजारों लोगों को रेस्क्यू किया जाता है और रिलीफ कैंप बनाए जाते हैं। लेकिन ये सब फ्लड के बाद होता है। असली चैलेंज है फ्लड आने से पहले उसे रोकना। पिछले कई सालों में आसाम में हजारों किलोमीटर एम्बैंकमेंट बनाए गए, अर्लियर वार्निंग सिस्टम इंप्रूव किए गए, रिवर मॉनिटरिंग बढ़ाई गई। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ एम्बैंकमेंट परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र हर साल अपने साथ करोड़ों टन सिल्ट लेके आती है, तो धीरे धीरे नदी का तल ऊपर उठ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है और एक वक्त के बाद एम्बैंकमेंट भी फेल होने लगते हैं। इसीलिए कई हाइड्रोलॉजिस्टिक और रिवर एक्सपर्ट्स कहते हैं आसाम को सिर्फ फ्लड कंट्रोल नहीं, फ्लड मैनेजमेंट की जरूरत है। मतलब फ्लड को पूरी तरह रोकना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन उसकी इम्पैक्ट को बहुत कम किया जा सकता है, जिसके लिए वेटलैंड को बचाना होगा, इलीगल इंक्रोचमेंट को रोकना होगा, कैचमेंट एरियाज में फॉरेस्ट रिस्टोर करने होंगे और रिवर मैनेजमेंट को साइंस के हिसाब से प्लान करना होगा। अगर आपको इस वीडियो से पता चला कि आसाम में फ्लड क्यों होता है और उसे हम कैसे रोक सकते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।